नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा स्टडी सेंटर में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का इतिहास, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी से। कक्षा 6 का इतिहास हम लोग समाप्त कर चुके हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया, अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली में रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। देखिए दोस्तों, जो पहले अभी आपने देखा, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है, उसमें आपने देखा दिल्ली की चर्चा हुई थी पर बहुत कम, इम्पोर्टेंट नहीं थी दिल्ली इतनी। दिल्ली जो इम्पोर्टेंट बनी है, राजधानी के रूप में उभरी है, वो 12वीं शताब्दी के बाद। आइए देखते हैं, तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चौहान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। देखिए, दिल्ली पर सबसे पहले तोमर राजपूतों का शासन था। ठीक है, तोमर राजपूतों को चौहानों ने हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। चौहानों और तोमरों के राज्य काल में ही दिल्ली व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा, यानी बाजार के रूप में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे धनवान जैन व्यापारी रहते थे। समृद्धशाली मतलब संपन्न जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बनवाया था, उनका निर्माण करवाया था। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। देखिए, यहाँ एक सिक्के ढाले जाते थे जिन्हें दहलीवाल कहा जाता था। ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे दिल्ली में। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली के एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। देखिए, 13वीं शताब्दी के आते आते दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना हो गई। ठीक है, इसलिए इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण मतलब दिल्ली एक ऐसा केंद्र बन गया जिसके अंडर में इस उपमहाद्वीप का बहुत सारा क्षेत्र आता था। ठीक है, देखिए ठीक है, तो जो 5 वंशों ने दिल्ली पर राज किया, जिन्हें सल्तनत काल के दौरान हम लोग देखते हैं, उनका एरिया देखिए क्या था। फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में है। ये फिरोजाबाद तो अलग है। ये यमुना नदी जो है ना, उसके तट पर स्थित है। हौज का सीरी, जहानाबाद, दहली है, कुआना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तान, ये दिल्ली का है। तालिका 1 ये नहीं है, शायद देखता हूँ तालिका 1 कहाँ है। तालिका 1 शायद नीचे होगा, अभी मैं आपको बता दूंगा वो 5 वंश जो थी। देखिए आगे देखिए, ये है तालिका 1। देखिए, इसमें सबसे पहले जो थे दिल्ली पे आरंभिक, जो 12वीं शताब्दी में 1165 से स्टार्ट हुआ तोमर वंश। तोमर वंश जो था अनंगपाल से स्टार्ट हुआ, 1130 से 1145 तक चला। फिर 1145 में, ठीक है, इनका काल रहा। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए होंगे। 1165 तक तोमरों ने दिल्ली पर राज किया। 1165 में पृथ्वीराज चौहान 1165 में पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, दिल्ली पे अधिकार हो गया। और 1192 तक इनका रहा, तराइन के दूसरे युद्ध तक, जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें हरा दिया। वहां से चौहानों की सत्ता दिल्ली से समाप्त हो गई। प्रारंभिक तुर्की शासक, देखिए जो तुर्की थे, उन्होंने 1206 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 12 से 90 तक ये तुर्की रहे। देखिए, सबसे पहले 1206 में जो दिल्ली पर जिसका अधिकार हुआ वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह सुल्तान के रूप में दिल्ली की गद्दी पर 1206 में बैठा
और 1210 तक रहा। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक गद्दी पे बैठे। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो पुत्री रजिया सुल्तान थी वो 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पे बैठी। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आ गया, वो 1266 से 1287 तक दिल्ली की गद्दी पे रहा। उसके बाद दिल्ली पे खिलजी वंश का अधिकार हो गया 1290 में। इनका वंश 1320 तक चला। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा और वह 1316 तक दिल्ली की गद्दी पे विराजमान रहा। उसके बाद खिलजियों का अंत हो गया। तुगलक वंश ने 1320 में दिल्ली की सत्ता यानी दिल्ली की गद्दी संभाली और 1414 तक तुगलक वंश का शासक रहा। देखिए गयासुद्दीन तुगलक 1320 में वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा और 1324 तक वो गद्दी पे बैठा रहा। उसके बाद 1324 में मोहम्मद तुगलक बैठा, वो 1351 तक रहा। लगभग 25 सालों तक उसने दिल्ली की गद्दी संभाली। फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक 1388 तक रहा। फिर इसके बाद दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई 1414 में और 1451 तक चला। इसमें एक ही सुल्तान हुआ खिज्र खान, जो 1414 से लेकर 1421 तक सुल्तान के पद पर बैठा रहा। इसने सैयद वंश की स्थापना जो है वो खिज्र खान ने की थी। वो 1414 से 1421 पे रहा। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जो बैठे दिल्ली की गद्दी पे वो इतने काबिल नहीं थे कि जो सत्ता को बहुत आगे ले जा सके। उसके बाद आ गया लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में आपने सुना होगा। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की और दिल्ली की गद्दी पे वो 1451 में बैठा और 1489 तक रहा। इसके बाद इसका पुत्र इल्तुतमिश जो था नहीं इब्राहिम लोधी जो था, इब्राहिम लोधी गद्दी पे बैठा और 1526 में बाबर के हाथों उसकी हार हुई। ठीक है, उसके बाद दिल्ली पे मुगलों का अधिकार हो गया। देखिए सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। देखिए इतिहास में जो तारीख है, तारीख शब्द हम सुनते हैं वो एक वचन शब्द है, लेकिन जो फारसी में लिखा जाता है त्वारीख वो बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी थी, इसलिए ये सब फारसी में लिखे गए थे। जो तारीख है वो फारसी में लिखे गए हैं। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते। देखिए कहने का मतलब ये है, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होती थी या तारीख होती थी, इनको नोट जो करते थे, जो लिखते थे, वो लोग जाहिर सी बात है कुछ शिक्षित व्यक्ति थे, वही होते थे। जैसे कवि, लेखक, सचिव, प्रशासक जो भी होते थे, ये सुशिक्षित आदमी होता, यानी ज्ञानी व्यक्ति ही होता था, जो घटनाओं का वर्णन बहुत बारीक से और बहुत सही करता था और शासकों को प्रशासन चलाने संबंधी जो भी सलाह होते थे ये लोग सुल्तान को देते थे, या जो भी राजा था उसकी मदद करते थे शासन चलाने में, ताकि वो न्यायपूर्वक न्याय संगत से शासन कर सके, किसी के साथ भेदभाव, बेईमानी ये सब ना हो। न्यायचक 13वीं सदी के इतिहासकार फके मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। देखिए राजा का जो काम है सैनिकों के बिना कैसे चल सकेगा। राजा कहाँ कहाँ जाकर कर वसूलेगा। युद्ध में राजा अकेले चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो बहुत सारे काम होते हैं कि राजा अकेले नहीं कर सकता, बिना सैनिकों के राजा का काम हो ही नहीं सकता। और बिना सैनिक का कैसा राजा जी? सैनिक वेतन, सैनिकों को क्या चाहिए? सैनिकों को वेतन चाहिए। अगर राजा को सैनिक चाहिए तो सैनिकों को भाई वेतन चाहिए, फ्री में काम थोड़ी करेंगे।
ठीक है। और वेतन आता कहाँ से है? किसान जो कर भरते हैं, किसानों से जो राजस्व प्राप्त होता है, उन्हीं से सैनिकों का वेतन आता है। राजा सैनिकों का वेतन उन्हीं से देता है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुकाएंगे ना जब वो खुशहाल हो, प्रसन्न हो, अच्छी खेती हो, अच्छा फसल हो, तभी ना। जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देने में, यानी उसके प्रशासन में ईमानदारी और न्यायपूर्वक शासन चल रहा हो, तभी किसान खुश रहेंगे और राजस्व तभी चुकाएंगे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। जो तारीख के जो लेखक थे वो गांव में नहीं, दिल्ली में रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। और ये लोग जो इतिहास लिखते थे वो सुल्तानों से इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे, ताकि वो इतिहास लिखते थे, सुल्तान उन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे और खुश होंगे और उनको इनाम देंगे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। और ये लेखक जो हैं वो राजा को कहते थे कि राजा बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आपका पुत्र ही राजा बन सकता है। और आदर्श समाज की जो व्यवस्था है वो इसी तरीके से बनाई रखी जा सकती है। लेकिन उनके जो ये विचार थे इससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। देखिए, इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश के सभी पुत्रों से ज़्यादा योग्य थी। 1236 में जब वो गद्दी पे बैठी तो एक उस युग के इतिहासकार थे मिन्हाज-ए-सिराज, उन्होंने यह माना कि उसके सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य जो थी वो रजिया सुल्तान थी, लेकिन फिर भी एक रानी के रूप में शासक स्वीकार कर रहा उन्हें, वह इस बात के लिए मान्यता नहीं दे पा रहा था, खुद को ये मना नहीं पा रहा था कि रजिया सुल्तान को शासक के रूप में स्वीकार कर ले। ठीक है, दरबारी जो जन थे, जो जनता थी, वो भी स्वतंत्र रूप से, ठीक है, उसके शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थी, खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि एक लड़की होके इतने आज़ादी से लड़कों की तरह वस्त्र पहने, पुरुषों की तरह रहे, सबके बीच में आके शासन करे। जनता ये सब नहीं चाहती थी, पहले के लोग ऐसा नहीं सोचते थे। अतः उन्होंने क्या किया, 1240 में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया। आइए रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं कुछ। मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा है, उनके विचार है। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों और पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। देखिए, इसमें कहना ये चाहता है कि जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार जो स्त्री हैं वो पुरुष के अधीन होती, यानी पुरुष पे डिपेंड होती हैं। लेकिन रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। जो रजिया सुल्तान थी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी, इसलिए वो पूछना चाहता है कि खुदा की रचना खाते में उसका ब्यौरा, यानी रजिया सुल्तान को खुदा ने मर्दों की तरह बना तो दिया, लेकिन इन सब मर्दों की सारी खूबियां होने के बावजूद रजिया सुल्तान को आखिर हासिल हुआ क्या। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी
1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003 तक। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों से व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? देखिए, ये कह रहा है रजिया सुल्तान ने जो अभिलेख लिखवाए और जो सिक्के थे उन पे लिखवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। और आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है, जो आज का आंध्र प्रदेश है, उसका जो वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य हुआ करता था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। रजिया सुल्तान जो थी रुद्रमा देवी के एकदम विपरीत थी। रुद्रमा देवी जो है उनका राज्य 1262 से 1289 के बीच में रहा। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम जो लिखवाया है वो पुरुषों के जैसे लिखवाया है। जैसे लोगों में ये भ्रम पैदा हो गया कि वो एक महिला शासक ही थी ना, जबकि रजिया सुल्तान ने ये साफ साफ लिखवाया है कि वो भाई एक महिला सुल्तान थी, महिला शासक थी, कश्मीर की रानी थी। डिड्डा करके 980 से 1003 तक उनका नाम दीदी से निकलकर डिड्डा पड़ गया था। और ऐसा लगता है कि जो उनकी प्रजा है वो उनसे खुश होकर अपनी रानी को उन्होंने डिड्डा नाम से संबोधित किया होगा। आगे देखिए, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में पदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली जैसे विशाल सल्तनत यानी विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए विश्वसनीय यानी जिन पर भरोसेमंद जो हैं सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। प्रशासन चलाने वाले अधिकारियों की जरूरत थी। दिल्ली के जो स्टार्टिंग में सुल्तान हुए जैसे इल्तुतमिश, उनका काम क्या था, वो सामंतों और जमींदारों को अपने सूबेदार और प्रशासक नियुक्त नहीं करते थे। उनके जगह पे वो अपने गुलामों को सूबेदार बनाना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों से इन्हें फ़ायदा ये होता था कि देखिए, इन गुलामों को सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था इनको, और इनको बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित यानी शिक्षित किया जाता था ताकि वो प्रशासन को चला सके और वे अपने मालिक पर निर्भर रहते थे। इसलिए सुल्तान में उन पर भरोसा कर सकते थे, उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। देखिए, सुल्तानों को यह सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को आपने पाला और पोसा और आगे बढ़ाया उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। और बुद्धिमानों को कहना है कि योग्य और अनुभवी यानी एक्सपीरियंस, जिन गुलामों को एक्सपीरियंस होता है वो बेटों से बढ़कर होते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहें। गुलामों को बंदगा कहा जाता था फारसी में, और साथ ही अपने पर
आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। देखिए, खिलजी और जो तुगलक थे, ये लोग अपने गुलामों को, ठीक है, या अपने ऊपर आश्रित जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठा देते थे। ठीक है, ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दे देते थे, लेकिन इससे होता क्या था, इससे राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। ठीक है, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। देखिए, जो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के संरक्षण में उच्च पदों को प्राप्त कर लेते थे, वो देखिए उनके लिए वफादार तो रहते थे, मगर जो उनके पुत्र होते थे, उनके उत्तराधिकारी होते थे, उनके लिए वो लोग वफादार नहीं रहते थे। ठीक है, सुल्तान जो थे उनके अपने नौकरों के प्रति, अपने गुलामों के प्रति एक अलग व्यवहार होता था। और लेकिन सुल्तान के मरने के बाद जब नया शासक सिंहासन पर बैठता था, तो जो नए शासक के साथ जो नए सूबेदार हैं और जो पुराने सूबेदार थे पुराने सुल्तान के समय के, दोनों लोगों के बीच टकरार चालू हो जाती है, आपसी विवाद पैदा हो जाता है। और सुल्तान द्वारा निचले यानी निचले तबके के जो लोग हैं उनको संरक्षण देने के कारण जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको गहरा धक्का लगता है कि यार ये इनकी कोई औकात नहीं थी, इनको हमारे ऊपर लाके बिठा दिया, ऐसा होता है ना। अब फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के जो यानी नीचे निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके उच्च पदों पर बैठ जाने से जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनकी आलोचना भी बहुत की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी राजन, देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हज्जाम नामक नाई, मनका तबका नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासन पदों पर बैठा दिया। अभी बताइए, शराब बनाने वाले को, बाल काटने वाले को, खाना बनाने वाले को, इन सब लोगों को, माली का काम करने वाले लोगों को प्रशासन के उच्च पदों पर बैठा दिया मोहम्मद तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। देखिए, जो बर्नी ने लिखा है कि इन लोगों के ऊंचे पदों पर बैठाए जाने का कारण यह है कि सुल्तान का दिमाग खराब है, उनकी बुद्धि का नाश हो गया है, वो शासन करने में सक्षम नहीं रह गए हैं। देखिए, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। देखिए, जो पहले वाले सुल्तान थे उनकी तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी यही किया, उन्होंने भी सेना नायकों के भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदारों के रूप में सूबेदार नियुक्त किया। सेना नायक जो थे उनको भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग जगहों पर सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। इलाके इक्ता कहलाते, और ये जो सूबेदार थे इन इलाकों में इनको इक्ता कहते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। जो ये इक्ता थे, इनको जो अधिकारी संभालते थे इनको इक्तादार या मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। देखिए, जो मुफ्ती थे इनका काम ये था कि जो सैनिक अभियान थे उनका नेतृत्व करे, यानी लीडर बन के उनको रास्ता दिखाए, और
अपने इलाके में, अपने इक्ते में जो कानून व्यवस्था है वो बनाए रखें। सैनिक सेवाओं के बदले जो वेतन के रूप में मुक्ति जो थे, देखिए मुक्ति को जो वेतन मिलता था वो अपने इलाकों से राजस्व यानी कर की वसूली करके वो लोग किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। और जो ये मुक्ति थे, इनके अंडर में जो सैनिक थे उनकी सैलरी भी वो लोग जो कर वसूलते थे उससे ही देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। देखिए जो मुक्ति का पद था वो वंशानुगत नहीं था। ऐसा नहीं था कि बाप के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता वो मुक्ति के पद पे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं था। उनका पद थोड़े समय के लिए होता था। थोड़े थोड़े इलाके उनको दिए जाते थे और थोड़े समय के लिए दिए जाते थे, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। देखिए ये जो मुक्ति हैं, ठीक है, वो सुल्तान अलाउद्दीन जो खिलजी था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये जो नौकरियां थी, इनके जो नियम थे इनका पालन बहुत सख्ती से करना पड़ता था। और मुक्ति लोगों द्वारा जो धन एकत्रित किया जाता था, राजस्व इकट्ठा किया जाता था, उसका हिसाब लेने के लिए राज्य में लेखा अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। देखिए मुक्ति जो थे उनके लिए राज्य द्वारा कर वसूलने के नियम थे कि वो इतने ही कर वसूल सकते हैं और इतने ही सैनिक रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। देखिए जब दिल्ली के जो सुल्तान थे कहीं दूर शहर के आंतरिक इलाकों को अपने अधिकार में ले लेते थे तो वहाँ के जो भूस्वामी थे, सामंत थे या अमीर जो जमींदार थे, उनको भी राजा के आगे झुकना पड़ता था, उनको बाध्य कर दिया जाता था झुकने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो भू राजस्व निर्धारण करने और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। देखिए खिलजी के जो शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण करना और वसूली करने का जो कार्य था उसने अपने हाथ में ले लिया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। पहले जो सामंत थे वो खुद कर लगाते थे, लेकिन खिलजी ने उनसे यह अधिकार छीन लिया और उनके ऊपर ही कर लगा दिया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। देखिए जो सुल्तान थे उन्होंने कर अपने हाथ में ले लिया, पर उसके बाद क्या होता था, कुछ पुराने सामंत और जमींदार जो थे उनको नौकरी पर रख लिया जाता था अधिकारी के रूप में, ताकि वह कर की वसूली कर सके। कर 3 तरह का होता था। एक कृषि पर कर लिया जाता था जिसे खराज कहा जाता है। इसको देख लीजिए, ये जो है ना ये पूछ सकता है खराज किसे कहा जाता था। ये कृषि कर है, ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कृषि के ऊपर जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, खराज, ठीक है। जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। खराज कितना होता था, 50%। मवेशियों पर तथा घरों पर, देखिए मवेशियों पर कर लिया जाता था तथा घरों पर भी लिया जाता था। याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था।
दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वहाँ पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। देखिए, दिल्ली के नियंत्रण में अभी इस उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा तो था ही नहीं। देखिए, जैसे बंगाल एक सुदूर बहुत सुंदर प्रांत था, उस पर मतलब कठिन यानी बहुत ही मुश्किल प्रांत था, उस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। दक्षिण भारत की अभी विजय हुई ही थी कि वह फिर से पूरी तरह से आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। यानी देखिए, गंगा के जो मैदानी इलाके थे वहाँ इतने घने जंगल थे कि सुल्तान की सेनाओं के लिए उन्हें जीतना बहुत ही मुश्किल काम था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। देखिए, ये जो स्थानीय सरदार थे यानी लोकल सरदार थे, इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लेते थे। खिलजी और तुगलक जो थे ये बहुत जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर कुछ समय बाद ही फिर से वो लोग अब स्वतंत्र हो जाते थे। सरदार और उनकी किलेबंदी। देखिए, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनवा कर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुठे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों में बांस को काट डालती हैं। देखिए, जो सरदार थे ये लोग बांसों के ऊबड़ खाबड़ चारों तरफ से दीवार निमक किले नुमा, ठीक है, घेराबंदी के बीच में रहते थे, जहाँ पर ये इतने गुथे थे बांस कि इसमें आग लगाना भी बहुत मुश्किल काम था। इसके अंदर इनके फसल, इनके मवेशी यानी पशु, पानी, सब चीज़ की व्यवस्था इसके अंदर ही थी। ठीक है, तो इनको बिना बलशाली सेनाओं के बिना हरा पाना नामुमकिन था। ये जो बलशाली सेनाएं होती थी ये विशेष हथियारों से वो बांसों को काट देती थी और फिर जंगल में घुस के युद्ध किया करती थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में ईरान में एक जगह थी जो आज उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ट्रांस ऑक्सियाना, उस पर हमला किया। उसके तुरंत बाद ही दिल्ली पर भी उन्होंने हमला कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के जो शासनकाल अभी शुरू हुए थे उनको मंगोलों के आक्रमण झेलने पड़े। इससे मजबूत होकर उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी करनी चाहिए, पर इतनी विशाल सेना को संभालना बहुत मुश्किल चुनौती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। देखिए, तालिका 1 को फिर से देखो, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। अभी आपने देखा था ना। देखिए, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह
भी उभरे। देखिए 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए। उनकी अपनी राजधानियाँ हो गई जो बहुत समृद्ध थी, बहुत धनवान थी, बहुत अच्छी थी, राज्य बहुत फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और इनका शासन जो था बहुत कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर्य जो था 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530, 1540, 1555, 56 तक को चुनौती दी और परास्त किया। देखिए शेर शाह सूर्य जो था उसने बिहार में अपने एक चाचा के यहाँ प्रबंधक यानी काम देख रेख के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी तरक्की की कि उसने 1530 से लेकर 1556 तक मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी, उन्हें हराया। शेर शाह ने दिल्ली पर भी अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। देखिए शेर शाह सूरी का वंश 15 साल चला केवल, लेकिन उसने जो तरीके अपनाए अलाउद्दीन खिलजी वाले उसको और मजबूत बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेटा तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। देखिए जब 1556 में अकबर राजा बना, सम्राट बना, तो उसने अपने प्रशासन जो था शेर शाह की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसी को अपनाकर अपने शासन को चलाना आरंभ किया। ठीक है, देखिए हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। उसके लिए चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। वीडियो के ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल पढ़ेंगे हम 3rd चैप्टर। चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर।